सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद अपने चैनल पर हम आपके लिए एक दमदार और एक मजेदार वीडियो लेकर आए, जहाँ पे आप देखेंगे भारतीय शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जो कि वो देंगी भारत की वरिष्ठ पत्रकार पूर्णिमा जी को, जहाँ पे वो बात करेंगी धर्म से लेकर राजनीति जैसे काफी अहम मुद्दों पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या जरूरत है नाजिया को फिर हर बात पे झंडे बरदार बनने की? मुसलमानों में अच्छा काम करोगे तो 72 हूरें क्यों मिलेंगी? हूरों का कॉन्सेप्ट मुझे खुद मिथ लगता है। अब मुसलमान निकल रहे हैं और कह रहे हैं सेक्शन 299 पे नाजिया को फांसी की सजा दे दो। अरे पढ़ तो लो। दे दो। लेकिन ये मुस्लिम समाज का ये विक्टिम कार्ड वाला प्रॉब्लम क्यों है? कोटा में जिस हिसाब से सनातन की नीलामी वाली बात आई, इस पर क्या मुसलमानों को आलोचना नहीं करनी चाहिए थी? कभी इस देश के मुसलमान ने आवाज उठाई कि मैं उन लोगों के खिलाफ खड़ा हूँ और देश की न्यायपालिका तक जाऊंगा जो पैगंबर मोहम्मद का नाम बदनाम करके जैश-ए मोहम्मद टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं? फिर मेरे जुबान काटने का रेट लग जाएगा, फिर गला काटने का रेट लग जाएगा। आज मेरे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद है जो शायद मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी विवादित महिला चेहरा है। कुछ लोग उन्हें मुस्लिम समाज का सुधारक कहते हैं, तो कुछ लोग उन्हें मुस्लिम विरोधी कहकर पुकारते हैं। आज सवाल आसान नहीं होंगे, जवाब आसान नहीं होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आज उन तमाम कुरीतियों पर चर्चा करेंगे जो क्या मुस्लिम समाज को पीछे लेकर जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद है नाज़िया इलाही खान। नाज़िया, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पूर्णिमा। वंदे मातरम, जय माँ काली। वंदे मातरम, जय माँ काली। Thank you for having me and you are such a very bright and shine face in national news media. थैंक यू सो मच नाज़िया। आप लोगों के लिए कहा जाता है कि और ख़ास तौर से जो आप अपने लिए बात कहती आई हैं, वो आपने ये कहा है कि आपको अगर सबसे ज़्यादा खतरा है तो आपको अपनी ही बिरादरी से वो खतरा है। Exactly. आप मुस्लिम होने के बावजूद जी एंटी मुस्लिम क्यों कही जाती हैं? आपको अपने ही धर्म से सबसे ज़्यादा समस्या क्यों है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका। मैं एंटी मुस्लिम तो हूँ ही नहीं। मैंने हमेशा कहा है कि मैं बहुत संवैधानिक महिला हूँ। मेरे लिए मज़हब, जाति, धर्म ये सब बहुत बाद में आता है। सबसे पहले मेरे देश का संविधान आता है, और देश के संविधान के साथ साथ बाबा साहब की लिखी हुई वो तमाम किताबें भी आती हैं जिनको मैं पढ़ चुकी हूँ। एंटी मुस्लिम वो होता जो मुसलमानों के सुधार की बात नहीं करता। एंटी मुस्लिम वो होता जो मुसलमानों को उनकी गलतियों के बजाय कुछ भी उनके ऊपर बातें कर देता। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ। हम 8 साल में एक मौलाना बनता है मदरसे में पढ़ करके। 8 साल में एक मौलाना बनता है? हाँ, मदरसे में जब पढ़ाई स्टार्ट होती है तो 8 साल में एक मौलाना बनता है। आप जब नेशनल न्यूज़ डिबेट पर एज एन एंकर बैठती होंगी तो आप इस्लामिक स्कॉलर लिखती होंगी, वो जब मौलाना होता है तो ठीक है 8 साल में। लेकिन जब हम 8 साल पढ़ रहे थे तो हम कौन से क्लास में थे? क्लास 5 में। क्या हमारी कोई औकात थी उस वक्त? क्या 5 क्लास पढ़े हुए लोगों को कोई बैठा सकता है नेशनल न्यूज़ डिबेट पर? देश के बड़े मुद्दों पर उनसे जवाब मांग सकता है? देश के बड़े मुद्दों पर उनसे टिप्पणियां मांग सकता है 5 क्लास पढ़े हुए व्यक्ति से? नहीं। लेकिन 8 साल पढ़ करके, वो भी सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम, सिर्फ और सिर्फ शरिया, हदीस और कुरान पढ़ करके हमारे देश में मौलाना इस्लामिक स्कॉलर का तमगा लेकर के देश के बड़े बड़े मुद्दों पर बात करते हैं, देश के संविधान पर बात करते हैं, देश के कानूनी बिलों पर बात करते हैं, अमेंडमेंट पर बात करते हैं, और संविधान के आर्टिकल को ना जानते हुए, ना समझते हुए उस पर भी वो टिप्पणियां करते हैं, एनवायरनमेंट पे बात करते हैं, इसरो पर बात करते हैं। सिर्फ 8 साल की तालीम लेकर? वो भी सिर्फ दीनी। हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन वो क्या पढ़ रहे हैं?
दीनी तालीम। वो दीनी तालीम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं और कुरान पढ़ रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि अगर मैंने ये कह दिया कि मदरसे के अंदर कंप्यूटर भी सिखाओ, साइंस भी सिखाओ, हिस्ट्री भी सिखाओ, इंग्लिश बोलना भी सिखाओ, मेरे लिए ये बहुत गौरव की बात होगी कि मेरे देश का मौलाना लंदन में जा करके इंग्लिश में प्रीच दे। मेरे लिए ये बहुत गौरव की बात होगी कि मेरे देश का मौलवी, मेरे देश का इमाम, मेरे देश का हाफिज कुरान अमेरिका में जा करके अरबी टू इंग्लिश कुरान को ट्रांसलेट करके वहाँ के लोगों को समझाए। तो क्या पाप कर दिया मैंने 2022 में ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट में एक PIL डाला। मैंने उस PIL में लिखा प्रेयर में कि जितनी भी हमारे देश में मुसलमान लड़कियां हैं, मैं उसकी बात अभी नहीं कर रही हूँ। मैं क्योंकि पश्चिम बंगाल की वोटर हूँ, तो मैं बंगाल की मुसलमान बेटियों की बात कर रही हूँ कि जब तक हायर सेकेंडरी पास ना हो तब तक कोई मौलाना इनका निकाह ना कर सके। अब मुसलमान ने मुझे हिजड़ा बोलना स्टार्ट कर दिया, मोटे होंठ वाली बोलना स्टार्ट कर दिया, मर्दों के साथ सोती है बोलना स्टार्ट कर दिया, धंधा करती है ये बोलना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने रिफॉर्म्स की बात क्योंकि मैंने रिफॉर्म्स की बात की। अब गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से जुदा, क्या ये संवैधानिक नारा है? आप क्यों दे रहे हो संवैधानिक देश में? आप जो प्रोटेस्ट करते हो, आप जो यहाँ पर पुतले जलाते हो, आप जो बैनर पोस्टर छापते हो, आपसे बहुत सारे सवाल उठेंगे भैया। मुसलमान जो ये काम करते हैं इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। पहला, आप छाती पीटते हो कि मोदी की सरकार आई तो आपके पास पैसा नहीं है, तो ये करोड़ों रुपए का पोस्टर और बैनर और प्रोटेस्ट कैसे हो रहा है? इसके लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, इनके जितने भी मुद्दे होते हैं ये बहुत कम और रेयर आते हैं जमीन से उठ करके नेशनल न्यूज़ पे, बहुत कम और रेयर आते हैं। इनके मुद्दे को कौन उठाता है सोशल मीडिया पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे? मुस्लिम यूट्यूबर्स। 2022 की घटना आपको याद होगी। 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट ने और मिनिस्ट्री ऑफ होम ने मल्टीपल यूट्यूबर्स को सैक किया था, बैन किया था कि ये एंटी नेशनल चीज़ों को फैला रहे हैं और पाकिस्तान से इनको फंडिंग आ रही है। दूसरा, ये जब भी प्रोटेस्ट करते हैं किसी NGO के माध्यम से करते हैं। 2025 में NIA कोर्ट उत्तर प्रदेश ने एक टिप्पणी की थी कि इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये मुसलमानों के वेलफेयर के लिए तो काम कर नहीं रहे हैं, तो पैसे इनके प्रोटेस्ट में लग रहे हैं, तो ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं? अब आपने सवाल बहुत अच्छा किया है, इसलिए जवाब थोड़ा लंबा हो रहा है, आई एम सो सॉरी। वक्फ बोर्ड पर जब बात हुई थी तो मैंने 4 राज्यों का रिसर्च करके मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी को दिया था, पूरा डीप रिसर्च करके। मैंने ये कहा कि ये वक्फ जहाँ जहाँ पर भी है, अलग अलग स्टेट का जो बोर्ड है, तो ये वक्फ के पैसे से मुझे एक एक राज्य का एक एक बोर्ड ये बताए कि इन्होंने एक 100 मुसलमान बेटियों की शादी करवाई है खड़े होकर के। सिर्फ एक 100 एक राज्य बताए, एक राज्य का वक्फ बोर्ड बताए कि क्या इन्होंने 100 मुसलमान को हज पे भेजा है? नहीं, लेकिन वक्फ RTI के दायरे में आता है। वक्फ को लेकर आप PIL दायर कर सकती हैं और आर दे बाउंड टू आंसर यू, लेकिन नहीं आंसर देते हैं। आई कैन शो यू कि मैंने 2019 में वक्फ बोर्ड चेयरमैन को पश्चिम बंगाल में मैंने दिया RTI, जवाब नहीं दिए क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं है। मैं तो यही पूछ रही हूँ ना। नहीं तो फिर जो वक्फ के पास इतना पैसा है और बहुत पैसा है, हमने तो लगातार उसे लेकर डिस्कस किया है, तो अगर ये पैसा बेहतर तालीम के लिए नहीं जा रहा, अगर ये पैसा आधुनिक शिक्षा के लिए नहीं जा रहा, अगर ये पैसा महिलाओं के लिए नहीं जा रहा, अस्पतालों के लिए नहीं जा रहा, तो फिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा असामाजिक तत्वों में जा रहा है, ये पैसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों में जा रहा है, ये पैसा रेडिकल इस्लामिस्ट बनाने में जा रहा है। ओपनली कह रही हूँ मैं, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गाली मत दो। ये तो आपके पैगंबर मोहम्मद ने नहीं कहा है कि किसी महिला को गाली दे दो, ये तो आपका शरिया और इस्लाम और कुरान आपको इजाजत नहीं दे रहा है कि आप किसी महिला की न्यूड पिक्चर्स बनाओ। अब जवाब दो। आपको अपशब्द ना हो आपके लिए इस्तेमाल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना नाजिया। विदाउट अ लैंग्वेज दैट कैन इंसल्ट वुमेन, आपसे तो कोई आपको संबोधित भी नहीं करता है ऑब्वियसली, और जबकि वो दीन में नहीं है, वो कुरान में नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं है, उसके बावजूद भी। दूसरी बात है कि वक्फ जब बना था पूर्णिमा जी, तो वो मुस्लिम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही बना था। जो गरीब और पिछड़े हुए हैं उनको उनकी उत्थान के लिए और उनको ऊपर लाने के लिए ही बना था। तो फिर कैसे मुसलमान पीछे रह गया? आप सच्चर कमीशन की कांग्रेस से लेकर के आज तक की रिपोर्ट उठा करके देखिए, हम दलित से पीछे हैं एडुकेशन में। अच्छा,
इनको पढ़ना नहीं है, इनको मदरसा चाहिए। लेकिन जो मदरसे के पक्ष में बात करते हैं उनके बच्चे लंदन अमेरिका में पढ़ते हैं। मैंने MIM के जो आपके ओवैसी साहब नहीं, ये जो महाराष्ट्र के एक हैं, अच्छा, उनका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, पैनलिस्ट होकर के बैठते हैं, वकील भी हैं वो मेरे साथ एक दिन डिबेट पर थे और मदरसे पर ही बात हो रही थी। मैं उस वक्त की बात बता रही हूँ जब स्मृति ईरानी जी ने 2017 में माइनॉरिटी मिनिस्टर थी वो कैबिनेट, और 2017 में मदरसा स्कैम बस्ट हुआ था। स्कॉलर उन बच्चों को मिल रहा था जो बच्चे थे ही नहीं, पैदा भी नहीं हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि एक बच्चा लॉ कर रहा है, एक बच्चा डॉक्टरी कर रहा है। मैंने कहा मदरसे में कौन पढ़ रहा है? तो नहीं, मदरसे में तो कोई नहीं पढ़ रहा है। तो मैंने कहा आप तो फिर आप हमारे मुसलमान जो गरीब बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल क्यों खराब कर रहे हैं? मेरा बेटा मदरसे में नहीं पढ़ रहा है, आपका बच्चा बच्ची मदरसे में नहीं पढ़ रहा है, असदुद्दीन अवैसी का बच्चा बच्ची मदरसे में नहीं पढ़ रहा है, बाहर से विदेश से पढ़ के आ रहा है, तो फिर किसके लिए मदरसा चाहिए? लेकिन लगभग आपके हर निशाने पर मुस्लिम समाज क्यों होता है नाजिया? कभी आपने किसी दूसरे धर्म पर इस तरीके से टिप्पणी की है? या आपको दूसरे धर्म में कमी लगी है? व्हाई ओनली मुस्लिम्स? नहीं, टिप्पणी तो मैं इस्लाम पे भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी अथॉरिटी ही नहीं है कि मैं बेफजूल की टिप्पणी करूँ। आज आपने बुलाया, सवाल पूछा, मैंने बोला। आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा कि मैं खुद से वीडियो बना करके पोस्ट कर रही हूँ। अगर कोई बात मुझे लगती भी है कि मुझे इस पर कुछ बोलना चाहिए और मैं थोड़ा डिस्टेंस में हूँ मीडिया से, तो भी मैं नहीं बोलती हूँ कि कोई पूछेगा तभी बोलूंगी। अगर कोई हिंदू लड़का भी रेप करता है, मैं बोलती हूँ उसको भी फांसी दो। अगर कोई हिंदू लड़का, सिख बच्चा, अगर कोई ईसाई बच्चा भी मेरे सामने अभद्र आता है, मैं उससे भी पूछती हूँ कि क्या बात है भाई, क्यों नाम बदनाम कर रहे हो? अब कोई आता है कहता है मैं बहुत सेक्युलर हिंदू हूँ। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कह दिया कि मैं सनातनी मुसलमान हूँ तो आपको बुरा लग जाता है, मुसलमानों से लेकर के सबको बुरा लग जाता है। और आप हिंदू हैं और लिबरल हैं, ये कौन सी बात है? या सेक्युलर है, ये कौन सी बात है? ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो जब आप सेक्युलर हिंदू हो सकते हैं, आप लिबरल हिंदू हो सकते हैं, तो मैं भी सनातनी मुसलमान हो सकती हूँ। तो टिप्पणी या क्वेश्चन या किसी के कार्यों पर किए हुए पर आलोचना, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मुसलमान पर करती हूँ, मैं हिंदुओं पे भी करती हूँ। अभी देखिए, अगर कोई हिंदू लड़का कि किस तरीके से हिंदू बच्चे और बच्चियों का हालत ख़राब है, जेंजी जो समाज है वो धीरे धीरे, हालांकि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो फैशन में अपने आप को कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे हैं, तो उस पर भी मैं बात करती हूँ। जो लव जिहाद होता है, मैं उसमें सीधा बोलती हूँ कि गलती लड़की की है। कैसे नहीं समझ में आता है भाई कि ये जो सामने बैठा है ये उम्मा वाला है, ये मुसलमान, बोलती हूँ मैं। प्रॉब्लम बस इस बात का है, जो हिंदुओं को जब मैं बोलती हूँ या मैं उनके बारे में जब बोलती हूँ या जब मैं उनके बारे में आलोचना करती हूँ, तो वो क्लिप कटवा की तरह क्लिप नहीं काटते हैं। वो सुनते हैं, समझते हैं, वहीं पर ठहरते हैं। लेकिन जब मैं मुसलमानों को रिफॉर्म करने की बात करती हूँ, वो क्लिप काटते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफ़ी पसंद आया, जहाँ पे आपने देखा नाज़िया इलाही खान ने हमेशा की तरह खुल के बात की। और खास बात यह है कि मुस्लिम होते हुए भी वो अपने आप को सनातनी मानती है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इसे लाइक, शेयर और हाइप जरूर दे दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी दमदार पॉडकास्ट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।